को मेरा नमस्कार। लॉकबंदी के बाद धीरे धीरे अब जीवन पटरी पर आने लगा है। समाचारों की सुर्खियां बता रही हैं कि सरकार इस पर प्रभावी रूप से काम कर रही है, लेकिन अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो चुकी है। नारद संचार पत्रकारों की सुरक्षा की 8वीं श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। पत्रकारों की सुरक्षा के विषय बहुत अहम है, पर दुर्भाग्य से हमारे पास कोई सुखद समाचार इस विषय पर नहीं है। आज के पूरे परिदृश्य में, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक या स्वास्थ्य से जुड़ा हो, किसी भी तरह का सुरक्षा जो है पत्रकारों को नहीं मिल रही है। नहीं सरकार, नहीं किसी मीडिया संस्थान। ये चुनौतीपूर्ण समय जहां पत्रकार अपनी जान को जोखिम में डालकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वहीं संस्थाएं उनको अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए पत्रकारों को निकाल रही है। इस बीच हमारे विगत कुछ समय पहले हमारे पत्रकार मित्र तरुण सिसोदिया की जो आकस्मिक मृत्यु हुई, उससे हम लोग बुरी तरह हिल चुके हैं और ये सोचने को हम हो चुके हैं, हमें मजबूर कर दिया गया है कि मीडिया की जो सामाजिक, आर्थिक और मानसिक मनोस्थिति है, इस समय सबसे मुश्किल घड़ी में है। आज पत्रकारों के साथ कौन खड़ा है? कहते हैं कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका में जब एक बार कोई आ जाता है तो उसका जीवन सुरक्षित हो जाता है। लेकिन अगर हम लोकतंत्र की चौथे स्तंभ की बात करें, पत्रकारिता की बात करें, तो पत्रकारों का जीवन सुरक्षित कहाँ है? इस विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हमारे पत्रकार बंधु, मैं आप सभी को उनका परिचय करा दूं। आप सभी लोग वर्तमान समय में इस चुनौती से डटकर सामना कर रहे हैं और आप और हम लोगों तक सूचनाओं को पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ आज सुशील राघव जी जनसत्ता से हैं। इससे पहले आप अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। 15 वर्षों से अधिक समय का अनुभव रखने वाले सुशील वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और भारतीय जनता पार्टी और राज्यसभा बीट की रिपोर्टिंग करते हैं। आज हमारे साथ अमर उजाला के विशेष संवाददाता परीक्षित निर्भय जी हैं। आप इससे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में काम कर चुके हैं। दैनिक भास्कर और आईएनएस में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। स्वास्थ्य पर कई वर्षों से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं और अपनी विशेष रिपोर्टिंग में आपने लोकहित के कई मुद्दों पर प्रकाश डाला है। हमारे साथ विकास कुमार जी हैं, जो वर्तमान में स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं। इससे पहले आप पंजाब केसरी, पी न्यूज चैनल, P7 चैनल, माफ कीजिएगा, न्यूज एक्सप्रेस, सारा समय एनसीआर और स्टार न्यूज में भी आप काम कर चुके हैं। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से मीडिया इंडस्ट्री में आई चीना कपूर, जो कि वर्तमान में तुर्किश न्यूज एजेंसी में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं। आप इससे पहले इंडियन एक्सप्रेस, डीएनए में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। आपकी रिपोर्टिंग, फोटोग्राफी बीबीसी, अल जजीरा, डॉयचे वेले, तमाम ऐसी अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी है, आपकी खबरें और फोटोग्राफ्स छाप चुके हैं। आप महिला और बाल विकास के मुद्दों पर गहन रिपोर्टिंग करती हैं। और हमारे साथ ही हमारे मित्र ललित कांडपाल जी हैं, जो कि टोटल टीवी में न्यूज रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं और वर्तमान में कोरोना के इस काल में लगातार इस समस्या से जूझते हुए इस रिपोर्टिंग को कर रहे हैं। तो मैं आज की परिचर्चा का जो शुरुआत है वो इस व्याख्यान से करना चाहूंगा। आज सुबह मैं बिजनेस स्टैंडर्ड हिंदी पढ़ रहा था, तो उसके संपादकीय में वनीता कोहली खांडकर जी हैं, मुंबई से हैं, तो उन्होंने एक संपादकीय लिखा। उसमें यह बताया गया कि 2020 मीडिया क्षेत्र का आकार लगभग $20 अरब से घटकर जो है $15 अरब होने का अनुमान है। एक अनुमान यह भी है कि हमारे 15 से 20% कर्मचारियों की नौकरी जा सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र लगभग 50 लाख भारतीय जो काम कर रहे हैं, उनमें से 10 लाख अपनी नौकरी गंवा सकते हैं। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इस संदर्भ में सभी मैं पैनलिस्टों से अनुरोध करूंगा। मैं सबसे पहले सुशील राघव जी से अनुरोध करना चाहता हूं, आप इस विषय पे अपनी राय रखें। सभी को नमस्कार, धन्यवाद नारद संचार का सबसे पहले ब्रजेश भाई का कि मुझे यहाँ बात रखने का मौका दे रहे हैं। तो
सामाजिक सुरक्षा और पत्रकारों की सामाजिक सुरक्षा की बात है, तो ये तो आपने बता ही दिया है कि हम सामाजिक रूप से बिल्कुल भी नहीं है। समाज क्या आर्थिक और मानसिक रूप से भी सुरक्षित नहीं है। तरुण सिसोदिया का मामला हमारे सामने है, मामले का। तो ये जितनी भी सारी सुरक्षाएं हम चाहिए, और दौरान ये कोरोना काल में जो हमारी रिपोर्टिंग चल रही है, तो मेरा मेरा मत ये है कि हम सारे जितने भी कोरोना योद्धाएं हैं उनके साथ कंधा मिला के काम कर रहे हैं और फ्रंट पे कर रहे हैं। ऐसे में सरकार चाहिए कि पत्रकारों को में शामिल करे और जो वो 5 लाख का बीमा दे जिसको स्वास्थ्य कर्मियों को दिया गया है, उसमें वो भी कवर होने चाहिए। तो जहाँ तक सामाजिक सुरक्षा की बात है, तो दिल्ली और या मुंबई जैसे बड़े शहरों में फिर भी छोटी सुरक्षा है। लेकिन हम अगर छोटे या कम सरकारों को देखें, वहाँ वो भी नहीं है। हमें उनके बारे में भी सोचना चाहिए। अभी मेरे एक मित्र हैं जो उत्तर प्रदेश के एक जिले में ब्यूरो चीफ हैं। अखबार का नाम तो नहीं लेना चाहूंगा मैं, लेकिन अखबार ने उनसे कहा है कि आप जो अपने कार्यालय का खर्चा है आप खुद ही निकाल के पे करिए। अब उनका कहना है कि या तो आप गलत काम करके करिए या अपनी सैलरी से भरिए। अब ऐसे चीजें हो रही हैं और ऐसे निर्देश मिल रहे हैं संस्थानों से, तो एक पत्रकार कैसे काम करेगा। इसके अलावा लगातार इस तरह रिपोर्ट आती रहती है कि पत्रकारों के ऊपर जो पिछले दिनों काफी एफआईआर हुई। तो जैसे स्वास्थ्य रिपोर्टिंग करता हूँ, तो सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि हमें इंफॉर्मेशन जो डे टू डे इंफॉर्मेशन है वो भी नहीं मिल पा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 9 जून के बाद 11 जून के बाद 9 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से, यानी कि करीब 1 महीना तक गैप हो गया। और इतनी बड़ी महामारी चल रही है देश में, दुनिया में, तो आपको जब पारदर्शी होना है, जब आपको ज्यादा खबरें जानकारी देनी है अपनी जनता को, तो आप उस समय जानकारी को दे नहीं रहे हैं। प्रेस रिलीज आती है सिर्फ, और प्रेस रिलीज में वही होता है कि हमने इतने अच्छे, मतलब इतने रिकवरी रेट है, ये है वो है। और जो सवाल हैं, जो हमारे सवाल हैं, जो लोगों के सवाल हम पूछते हैं, उनका जवाब मिलेगा। सारी चीजें हैं। ये भी मुद्दा है कि इंफॉर्मेशन ही हम तक तो आगे क्या। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा। मैं निर्भय से अनुरोध करना चाहूंगा कि खासकर जो हमारी सामाजिक सुरक्षा की बात है, जहाँ पे पत्रकारों की हम बात कर रहे हैं, जो हमारा व्यक्तिगत विश्लेषण है, इस संदर्भ में आप थोड़ा प्रकाश डालिए, क्योंकि आप कई सालों से इस पत्रकारिता में कर रहे हो। खासकर कोरोना जो आपने लगातार, बिल्कुल मैं देख पा रहा था कि हर रोज आपके 2 या 3 खबरें आपके नाम की बाईलाइन होती थी। तो आप प्लीज इस संदर्भ में प्रकाश डालिएगा। धन्यवाद ब्रजेश जी। सबसे पहले तो मैं सुशील जी की बातों से बहुत ज्यादा एग्री हूँ। पत्रकारों की सुरक्षा को लेके आज से नहीं, बहुत सदियों से, इनफैक्ट जब हम यूनिवर्सिटी में जब पढ़ते थे, हम जब पत्रकारिता को पढ़ते थे, तब से हम इस टॉपिक पे पढ़ते आ रहे हैं। न जाने कितने लोगों की हत्याएं हो गई, कितनों पे एफआईआर दर्ज हो गई, बहुत सारी चीजें ये पहले से ही चली आ रही हैं। सबसे बड़ा इशू डे 1 से जो अब तक है वो है कि पत्रकारों का प्रतिनिधित्व। सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से, जैसे अभी हम आज की बात करते हैं, वर्तमान परिदृश्य की बात करें, तो कोरोना महामारी से बढ़ के कुछ भी नहीं है आज की डेट में। कोरोना महामारी को लेके डे 1 पे जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोरोना वॉरियर्स को लेके जिस तरीके की गाइडलाइन और वो सारी चीजें निकाली गई, तो जहां पुलिसकर्मी हैं, जहां पे डॉक्टर्स हैं, जहां पे बाकी जो एनजीओ वर्कर्स हैं वो कंटिन्यू फाइट कर रहे हैं, तो जर्नलिस्ट भी तो फाइट कर ही रहे ना। जर्नलिस्ट भी डे 1 से लॉकडाउन रहा, सब कुछ रहा। आज तो खैर, अब तो और भी ज्यादा रिस्क है, तब तो इतना रिस्क भी नहीं था। आज भी हम कंटिन्यू अपनी स्टोरीज दे रहे हैं।
वो भी तब दे रहे हैं जब हमारे लिए इंफॉर्मेशन इतना आसान नहीं है निकालना। जिस तरीके से वो बता रहे थे अभी कि किस तरीके की फिल्टर चीजें आ रही हैं, सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जब भी हम बात करते हैं लोकतंत्र की, जो कि खासतौर पर सरकारें बहुत ज्यादा बिगुल बजाती रहती हैं इनका लोकतंत्र का, लोकतंत्र में सबसे बड़े दो पिलर हैं, जो न्यायपालिका और मीडिया जो बताया जाता है, जो कि सीधे तौर पे एक आम जनता से जुड़े हुए हैं। इन दोनों ही पिलर का आप अगर, चलिए न्यायपालिका का मैं विषय नहीं लेता हूं, मैं भटकाव हो जाएगा, मीडिया की ही बात करता हूं, तो मीडिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि एक आम व्यक्ति को पूरी डिटेल के साथ में हम सही सही जानकारी उपलब्ध करा सकें। लेकिन वो कैसे? जब तक पत्रकार की खुद की सुरक्षा नहीं होगी, उसके परिवार की सुरक्षा नहीं होगी, उसको पर्याप्त इंफॉर्मेशन नहीं मिलेंगी, उसको सही तरीके से व्यवस्थित तरीके से जानकारियां हासिल नहीं होंगी, तो एट द लास्ट क्या होगा कि जिस तरीके का धीरे धीरे जो मैं देख रहा हूँ अभी, हालांकि इतने बड़े स्तर पर नहीं है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे लोगों का विश्वास जो है कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहा है मेरे प्रति। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम आज भी, अगर आने वाले टाइम में भी अगर हम सारे लोग एकजुट होकर चीजों को नहीं समझे, या गवर्नमेंट ने इस चीज को नहीं समझा, तो एक टाइम वो भी आ सकता है कि इस देश में जैसे अभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो चल रही है, तो ऐसे और भी कई यूनिवर्सिटी चल सकती है, और मीडिया का वही फिर गाली गलौज, ट्विटर ट्रेंड और इस हैकिंग वगैरह, बस यहीं तक हम सीमित रह जाएंगे। और नो डाउट इसमें कोई दोहराई नहीं है कि आजकल की जो डिबेट है उनका स्तर बहुत गिर चुका है, इसमें मैं पूरे तरीके से सहमत हूं। सवाल ये है कि कोरोना काल में पत्रकारों की सुरक्षा पे बात होनी चाहिए। सबसे पहले जैसे अभी आपने स्टार्टिंग की तो तरुण सिसोदिया की आपने बात उठाई, मुझे याद है क्योंकि तरुण से मैं काफी लंबे टाइम से जुड़ा हुआ हूँ और तरुण के साथ मैंने काफी काम भी किया है। तरुण का मुझे याद है कि 24 जून को ये एम्स गया था और 23 जून तक मैं और ये कंटिन्यू बात कर रहे हैं, और इसने स्टोरी भी फाइल की है, ठीक है। इसका ब्रेन सर्जरी का ऑपरेशन हुआ था मार्च में, अराउंड 19 to 20 मार्च ऐसे ही कोई डेट था। उसके 10-12 दिन ये बेड रेस्ट पे रहा है, और उसके बाद में आप यकीन नहीं मानेंगे कि जब लॉकडाउन 25 तारीख से कंटिन्यू चल रहा था और 1 तारीख से ये बंदा स्टोरी लिखना शुरू कर दिया था अपने घर पे। जब मेरी बात हुई तो मैंने इसको ये बोला कि यार आप ना प्रॉपर बेड रेस्ट करो, आपको ना अभी इतना सारा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत आए तो आप बताइए, अगर ऑफिस से प्रेशर आए तो कुछ बात कर लेंगे, मदद कर देंगे। बट उस बंदे का कहना था कि मेरे को प्रेशर से दिक्कत नहीं है, मेरे को ऑफिस से दिक्कत नहीं है, मेरे को खुद करना है। तो कहने का मतलब ये है कि जर्नलिस्ट खुद आगे आके आकर अपने परिवार, अपनी जान, हर चीज को ताक पे रख के आपके लिए कोरोना काल में अगर काम कर रहा है, तो ऐसे में जर्नलिस्ट को कोरोना योद्धा क्यों ना घोषित किया जाए। तो मुझे लगता है कि इस प्लेटफॉर्म से, और बल्कि और भी कई सारे प्लेटफॉर्म पे इस तरीके की आवाज को एकजुट होकर आगे आना चाहिए। जी। तो मैं विकास कुमार जी से अनुरोध करना चाहूंगा, विकास कुमार जी कृपया इस विषय पे अपनी राय रखें। नमस्कार ब्रजेश जी, और नमस्कार सभी साथियों को। मैं अपनी बात की शुरुआत कुछ पंक्तियों से करना चाहूंगा कि मैं पत्रकार हूँ, जो सिमटूं तो एक बूंद और जो बिखरूं तो बरसात हूँ। मैं पत्रकार हूँ, तलवार की धार पे दौड़ता हूँ और घड़ी की सुइयों से रेस लगाता हूँ। मैं मरते हुए लोकतंत्र का सिसकता हुआ जज्बात हूँ। मैं पत्रकार। अब हम बात करें, हमें कहा तो जाता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, हम समाज के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है, समाज के लिए एक महत्वपूर्ण हम संसाधन हैं। लेकिन आज के डेट में हम देखें, क्या सचमुच समाज को हमारी जरूरत है भी? समाज में जिस तरह से एक मीडिया की छवि बनती जा रही है, आज कोरोना के समय लोगों को इंफॉर्मेशन की जितनी जरूरत है और पत्रकार जिस मुश्किल से उन इंफॉर्मेशंस को निकाल के ला रहे हैं, जनता तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जनता कितना जुड़ पा रही है, ये देखना भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। और इसके पीछे के क्या कारण हैं, वहां तक जाना ज्यादा जरूरी है। मैं दो चीजें रखना चाहूंगा। एक तो आखिर ये जो जुड़ाव कम हो रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है? एक पत्रकार कितनी मुश्किल से खबरें ढूंढ के लाता है। हम सारे के सारे फील्ड में हैं, हम सभी इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। परीक्षित डे 1 से कोरोना कवर कर रहे हैं, और सुशील भाई भी फील्ड में हैं, ललित भाई भी फील्ड में हैं।
मैं खुद भी जाता रहता हूँ। हम सभी एक दूसरे को ये कहते रहते हैं सावधानी बहुत जरूरी है, सुरक्षा रखनी चाहिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए, लेकिन फील्ड में जाने के बाद स्थिति क्या रह जाती है। मैंने अभी कुछ दिनों में मुख्यमंत्री का प्रोग्राम भी कवर किया, बीजेपी के प्रोग्राम्स भी कवर किए, लेकिन इन किसी भी प्रोग्राम्स में मुझे ना तो कोई फिजिकल डिस्टेंसिंग दिखी और न ही कोरोना को लेके जितनी सारी भी चीजें कही जाती हैं वो कहीं भी नहीं दिखाई पड़ती। इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह आपने शुरुआत में जो कहा कि वो जो मार्केट शेयर जो है वो 20 अरब से 15 अरब आने वाला है और लोग बेरोजगार होने वाले हैं, वो लोग बेरोजगार हो गए, बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए, और जो लोग आज भी रोजगार में हैं वो कहीं ना कहीं 1/3 से आधे तक अपनी सैलरी कटवा के ही संस्थानों में बचे हुए हैं। ऐसे में सबके सिर पे दो धारी तलवार लटक रही है। एक स्टोरी, एक फोटो, स्टोरी का कोई एंगल, पूरी स्टोरी भी बात नहीं करता, अगर कोई एक एंगल भी मिस हो जाए तो उस पे भी तलवार चल सकती है। इसकी वजह से पत्रकार सब कुछ जानते हुए भी उस जोखिम में अपने आप को डाल रहा है ताकि जनता के लिए वो इंफॉर्मेशन निकाल के लाए, जनता तक रख सके ताकि जनता सुरक्षित रहे। लेकिन पत्रकार की इतनी मेहनत पे पानी तब फिर जाता है जब संस्थानों में बैठे मठाधीश चुटकियों में एजेंडा बदल देते हैं। उनका मतलब सिर्फ ये रह जाता है कि आज बिकाऊ क्या है, सबसे ज्यादा क्या बिकेगा, जो बिकेगा वही परोस दो। इंफॉर्मेशन चाहे कितनी भी अच्छी है, कितनी भी महत्वपूर्ण है, शायद वो उनके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। और यही वजह है कि आज जो पत्रकार हैं जो इतनी मुश्किल में हैं, इनकी सामाजिक सुरक्षा न तो संस्थानों की तरफ से है, न सरकारों की तरफ से है, और न ही समाज ही आज इन्हें जो एक इज्जत होती थी, एक जो जुड़ाव होता था, एक जो विश्वास होता था, वो भी कम होता जा रहा है। हालांकि मैंने कल मनोज तिवारी से जो भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं उनके सामने मैंने सवाल किया था कि आपको लगता है कि मीडिया कर्मियों को कोरोना योद्धा का दर्जा मिलना चाहिए, स्वागत कला का बीमा कर रही है सबका। अगर वो सचमुच ऐसा मानते तो केंद्र सरकार से भी ये अनुरोध कर सकते थे, लेकिन राजनीति में भी क्या होता है हम सबको मालूम है। तो मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है कि सामाजिक सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि संस्थान के लिए जब तक आप दुधारू गाय हैं, संस्थान का हित आप साध रहे हैं, तब तक आप संस्थान में हैं। जैसे ही संस्थान का हित कम होने लगता है, आप दूध में पड़ी मक्खी के बराबर हो जाते हैं। वो किसी भी समय उठा के आपको कैसे भी फेंक सकती है, और दूसरों की आवाज बनने वाली मीडिया इतनी कमजोर हो जाती है, पत्रकार इतने कमजोर हो जाते हैं कि अपनी आवाज नहीं उठा पाते। जी। तो मैं कह रहा कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करी है। आपने कहा कि किस प्रकार जनता और मीडिया के बीच का जो संवाद है, जो एक दूसरे की समझने के जो इम्पोर्टेंस है उसको हम नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं हो पा रहा है। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात करी कि मीडिया और जनता के बीच का जो संवाद है वो नहीं हो पा रहा है। तो मैं चीना जी से अनुरोध करूंगा कि आप इस विषय पे आप अपनी राय रखें। चीना जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। थैंक यू चीना जी। विशेष जी, आपने आज ये टॉपिक उठाया और मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ सुशील जी, परीक्षित जी और विकास जी ने जो अब तक बोला। मैं जैसा कि आपने पहले बोला कि मैं दूसरे बैकग्राउंड से आती हूँ, मैं 20 साल हुए हैं। कहीं ना कहीं मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ जो अभी विकास जी ने बोला कि कॉमन पब्लिक और जर्नलिस्ट के बीच का जो एक कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो गया है। क्योंकि जब मैं भी यहाँ आई थी, मैं कहीं ना कहीं उसी माइंडसेट के साथ आई। दिमाग में वही चीज थी कि मीडिया तो ये दिखाता है, मीडिया तो वो दिखाता है। लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने देखा कि एक जर्नलिस्ट कितना ज्यादा दिन रात मेहनत करता है एक स्टोरी पहुंचाने के लिए। और आज मैं खुद यहाँ हूँ तो मैं यहाँ
जर्नलिस्ट्स को, हम सबको मैं रिप्रेजेंट कर पाती हूँ अपने उस सर्कल में जो आज तक यही माइंडसेट रखते थे कि मीडिया तो बिका हुआ है, और वो माइंडसेट अभी भी है। काफी बार ऐसे घर में भी, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस तरीके के मुद्दे हमारे उठे हैं। मैंने खुद देखा है, जब मेरी पहली जॉब में जो मैंने इंडियन एक्सप्रेस के साथ करी, मेरे साथ कलीग रवि कनौजिया बैठते थे, और शायद आप लोग जानते होंगे वो फोटोग्राफर थे, मध्य प्रदेश गए, उस समय सूखा पड़ा हुआ था, वो कवर करने गए थे। सिर्फ एक अच्छी फोटो के लिए वो ट्रेन के ऊपर चढ़ गए और वहीं पे उनकी डेथ हो गई। अब जब ये चीजें हमने देखी तो उससे ये पता चलता है कि एक जर्नलिस्ट सिर्फ कमाने के लिए नहीं काम करता है, वो इसलिए काम करता है कि वो अच्छी चीज, अच्छी खबर आगे तक पहुंचा सके। अब उसके बाद वो खबर में ग्रुप अपने ऑफिस लाने के बाद, एडिटर्स के सामने लाने के बाद वो किस तरीके से बाहर पहुंचती है, या वो पहुंचती है, वो नहीं पहुंचती है, उसका डिसीजन लेने वाले लोग कोई और हैं, वो हम नहीं हैं। तो इसमें यही हो जाता है कि जर्नलिस्ट की अपनी कोई आवाज नहीं है, जितना मर्जी वो एक फील्ड पे काम करे, उसकी अपनी कोई आवाज नहीं है, और इस तरीके से स्टोरीज भी मरती हैं। एक जर्नलिस्ट बहुत ही रिस्की एनवायरनमेंट में भी काम करता है। इस साल जब दिल्ली राइट हुए, मुझे लगता है कि हम में से काफी जर्नलिस्ट जो हैं वो लोग ग्राउंड पे थे। मैं खुद वहाँ ग्राउंड पे थी, दिन रात हम लोग वहाँ जा रहे थे। उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को मिलने जा रहे थे, खुद की जान के लिए खुद डर बना हुआ था। पर हम लोग वो सारे काम कर रहे थे इसलिए नहीं कि हमें पैसा मिलेगा, इसलिए क्योंकि हम खुद उन चीजों से जुड़ जाते। पर इस सब के बाद भी हमारे लिए ना कोई रिस्क अलाउंस है, ना कोई पेंशन स्कीम है। जैसे सुशील जी ने बोला कि हमें, हमारे लिए एक इंश्योरेंस होना चाहिए, मुझे लगता है कि एक पेंशन स्कीम भी होनी चाहिए। आजकल मीडिया हाउसेस बहुत इजीली किसी को भी निकाल देते हैं, मीडिया हाउसेस कभी भी बंद हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि एक हमारी जॉब छूटते ही हमारा दी एंड नहीं हो जाना चाहिए, कि ये नहीं होना चाहिए कि अब आगे क्या। एक हमारे एडिटर हमेशा ये कहा करते थे, यू आर ओनली एज गुड एज योर लास्ट स्टोरी। एक जर्नलिस्ट तभी तक है जब तक उसकी पिछली बाईलाइन न्यूज में है। ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मैं सबके साथ अग्री करती हूँ, और मैं ये भी आगे रखती हूँ कि हम लोग के लिए कुछ पेंशन स्कीम लानी चाहिए, जैसे स्पेशली तरुण सिसोदिया के मेंबर चला गया है, रवि कनौजिया के घर में, वहां पे कोई और अर्निंग मेंबर नहीं था, सारी जिंदगी वो उस पैसे से नहीं निकाल पाएंगे। तो ऐसे केसेस के लिए कुछ एक मंथली वो होना चाहिए, कुछ एक रिस्क अलाउंस होना चाहिए, ये मुझे लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद चीना जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात करी। मैं इस बात का मैं सहमत हूं कि मीडिया की सामाजिक, आर्थिक और मीडिया का स्वास्थ्य, उसकी सुरक्षा, कानूनी सुरक्षा और जॉब सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इन सारे मुद्दों पे जरूर सरकार को, क्योंकि सरकार को और संस्थाओं को जरूर काम करना चाहिए और इस दिशा पे काम होना चाहिए। आप, हम सभी लोग इस मुद्दे पे काम करते रहें, बात करते रहें, तो मैं समझता हूँ किसी और बहुत जल्द ही हम इस समस्या से पार पा लेंगे। मैं अगला सवाल मैं सभी पैनलिस्टों से करना चाहता हूँ कि अभी विगत कुछ समय के जो हमारे कार्यक्रम हुए भारत संचार के, जिसमें तमाम बुद्धिजीवियों ने ये बात करी कि भाई हमें एक मीडिया काउंसिल बनाने की जरूरत है, और उन्होंने, हो सकता है संभवतः कुछ लोग इस पे, कुछ संस्थाएं काम भी कर रही हों, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो संस्थाएं मीडिया कल्याण के लिए पहले से बनी हैं वो कितनी कारगर हैं, वो क्या कर रही हैं। चाहे हमारे मित्र कनौजिया की बात हो, चाहे हमारे अभी जो रिसेंटली तरुण के केस की बात है, उस विषय पे आप लोगों की क्या राय है? क्या ये संस्थाएं काम कर रही हैं? कर रही हैं तो कितना काम कर पा रही हैं? सुशील जी। कुछ मामलों में तो संस्थाएं काम कर रही हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में ऐसा दिखता नहीं है।
तरुण का मामला लें तो तरुण के मामले में ऐसा कुछ किसी संस्था की ओर से सामने नहीं आया, बल्कि हम और आप जैसे पत्रकारों के दोस्तों ने क्राउड फंडिंग के जरिए उसे सहायता जुटाई और वो सहायता उन्हें मिली। तो मेरा तो एक ये भी मानना है कि जो ये हम सरकार का कई बार मुंह देखते हैं या संस्थाओं का मुंह देखते हैं, उससे बढ़िया है कि हम आपस में कुछ ऐसा गठजोड़ या सहयोग कुछ करें कि अगर किसी के साथ मिसहैपनिंग हो तो उसको वहां से सहायता दी जा सके। क्योंकि हर बार किसी संस्था का मुंह देखना, किसी मंत्री के हाथ जोड़ना, किसी सरकार के हाथ जोड़ना, ये हमेशा मतलब होता नहीं, हम कर नहीं पाते हैं और ये अच्छा नहीं लगता है। सरकारों को खुद सोचना चाहिए इस बारे में। हम लगातार कितना मांगे हैं, मतलब क्या हम गिड़गिड़ाते ही रहें क्या अपनी चीजों के लिए? मेरा तो मानना ये है कि हम, जैसे टीना जी ने कहा कि एक पेंशन स्कीम होनी चाहिए, तो एक कलेक्टिवली एक पेंशन स्कीम हम सब जुड़ के शुरू भी कर सकते हैं, या हम एक बीमा, जो कलेक्टिव बीमा होता है वो भी कर सकते हैं, उसमें बहुत कम कंट्रीब्यूशन जाता है। मेरा तो ये मानना है कि जो संस्थाएं हैं, प्रेस क्लब एक, वो तो खैर हमारी संस्था है, इसके अलावा जो संस्थाएं, मुझे नहीं लगता कि वो इफेक्टिवली काम कर पा रही हैं। पत्रकार, मुझे नहीं लगता कि निकट भविष्य में ऐसा कुछ किया गया हो कि पत्रकार उससे फायदा पा रहे हैं। ब्रजेश जी। हमारे साथ ललित कांडपाल जी जुड़े हुए हैं। कांडपाल जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल भट्ट जी, आवाज आ रही है। हाँ, आप अभी वर्तमान में रिपोर्टिंग कर रहे हैं और साथ में आपके कुछ सवाल हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं कांडपाल जी। जी बिल्कुल भट्ट जी, मैं सवाल पूछूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं जितने भी हमारे पैनलिस्ट जुड़े हैं और आपसे माफी चाहूंगा, क्योंकि मैं जरा फील्ड में हूँ। गर्मी इतनी है कि फोन 2 बार ओवरहीट हो गया, तो इसलिए मैं जुड़ नहीं पाया। लेकिन मैं सवाल पूछूं उससे पहले मैं अपने दिवंगत भाई तरुण सिसोदिया के उसको कुछ कहना चाहूंगा। भट्ट जी, पत्रकार का आज के समय में फील्ड में काम करना अपने आप में दोहरी चुनौतियां उसके सामने हो गई हैं। एक तो खबर को लेकर चुनौती होती ही है, लेकिन साथ ही दूसरी जो आरोपों की एक तरह से बौछार हो जाती है पत्रकारों के ऊपर अक्सर, कि अगर वो कोई भी एक खबर चलाता है, कोई भी एक खबर कहता है, तो तुरंत किसी भी दूसरे पार्टी के द्वारा या दूसरे दलों के द्वारा ये कह दिया जाता है कि ये तो उसके आदमी है, ये इसके आदमी है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मैं आपका इंट्रो का भाषण तो ज्यादा नहीं सुन पाया, लेकिन तरुण सिसोदिया हमारे जो दिवंगत साथी हैं, जिनकी की जो हमारे साथ नहीं रहे, मैं देखिए उस आदमी के जज्बे को सलाम करना चाहता हूँ कि उन्होंने कैसे, वो एक पत्रकार 24 घंटे पत्रकार रहता है। एक पत्रकार ऐसा नहीं होता है कि वो केवल 8 घंटे का पत्रकार होता है। एक पत्रकार, जब वो एम्स में भर्ती थे, वो लगातार वहां पर अपनी नजर से जो कुछ भी देख पा रहे थे उन्होंने देखा, और उसके बाद उन्होंने एक ग्रुप में उन्होंने लिखा भी कि मेरी जान को खतरा है। ये देखिए, आप समझ में, मैं कहना ये चाहता हूँ कि वो वहां पर भी रिपोर्टिंग कर रहे थे, वो वहां पर भी अपना कर्तव्य निभा रहे थे, वो वहां पर भी अपना धर्म निभा रहे थे। लेकिन बावजूद उसके क्या हुआ? क्या एक पत्रकार सामाजिक तौर पर इतना सुरक्षित है कि वो इस तरह के खतरे को सिस्टम के खिलाफ, सिस्टम जो कि एक ताकतवर सिस्टम होता है, उसके खिलाफ खतरा मोल ले सकता है? क्या एक पत्रकार को इतनी सामाजिक सुरक्षा मिलती है कि अगर वो खतरा मोल लेता है, अगर हमारे कोई भी किसी भी चीज में ले लिया जाए, अगर हमारे सेना का सैनिक शहीद होता है, तो उसके बाद उसके लिए अपनी तरह की एक अलग सुविधाएं होती हैं। पुलिस में अगर कर्मी शहीद होते हैं तो उनके लिए अलग होती हैं। अगर सरकारी स्तर पर कोई नौकर, जो भी सरकारी नौकरी करता है, वो अगर शहीद होता है तो उसके लिए अपने स्तर पर प्रयास होते हैं ताकि वो अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से और पूरी कर्तव्यता से निभा सके। लेकिन बावजूद उसके आज हमारे सामने क्या हो रहा है? हमने देखा कि हमने उनकी पत्नी को देखा कि किस तरह से वो अपने पति के लिए रो रही थी, बिलख रही थी। खुद हम पत्रकारों ने, जैसा कि सुशील भाई ने बताया, कि हम लोगों ने क्राउड फंडिंग की,
जिससे जितना बन पड़ा उसने उतना दिया। तो मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि आखिर हमारे कर्तव्य को, जब हमको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, तो फिर हमें पूरी ईमानदारी से ट्रीट क्यों नहीं किया जा रहा? हमारे पेशे में आने वाले लोगों को क्यों नहीं सामाजिक सुरक्षा सरकार की तरफ से हो या फिर वो किसी भी दूसरे संस्थान की तरफ से हो, वो क्यों नहीं दी जा रही है? सुशील भाई ने कहा कि मुझे लगता है कि ये क्राउड फंडिंग के जरिए एक अच्छा तरीका है। सुशील भाई, ये अच्छा तरीका है, बिल्कुल मैं आपसे एक बात को सहमत करता हूँ, लेकिन आप सोचिए कि तरुण सिसोदिया दिल्ली में हमारे साथ के पत्रकार हैं, लेकिन ऐसे ही कितने और पत्रकार जो हैं वो फील्ड में काम करते हुए अपनी जान गंवा देते हैं। तो क्या हर आदमी के लिए इतनी बुलंद आवाज हो पाती है? क्या हर आदमी के लिए स्वास्थ्य मंत्री जैसे उन्होंने तुरंत एकदम रिएक्शन लिया क्योंकि पत्रकारों का दबाव था, प्रेस क्लब का जो अपना डेलीगेशन है वो सरकार के पास चला गया, लेकिन क्या हर पत्रकार को इतना व्यापक असर मिल पाता है, इतना व्यापक प्रभाव मिल पाता है? ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारे तरुण सिसोदिया साथी के लिए इतना कुछ हुआ, लेकिन मैं गांव देहात जिला उस स्तर पर जो पत्रकारिता करते हैं, क्या उनको सुरक्षा मिल पा रही है? क्या दिल्ली में ही काम करने वाले हर पत्रकार को इस तरह का माहौल मिल पाएगा? मुझे नहीं लगता है कि इतना मिल पाएगा, क्योंकि कई बार पत्रकारों की जान चली जाती है, बीमार हो जाते हैं, उनके इलाज के लिए पैसे नहीं होते हैं। ये अलग अलग तरह की समस्याएं हमने देखी है कि पत्रकारों को जूझना पड़ता है। लेकिन बावजूद उसके मैं ये कहकर अपनी बात को यहाँ पर खत्म करना चाहूंगा कि जिस तरह के हालात हैं, उस तरह के हालात में हमको ये कहकर नहीं पीछे हटना चाहिए कि सरकार को इसकी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए, ये हम अपने स्तर से ही करते हैं। सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सरकार आखिर हमारी सुरक्षा के लिए ही है। अगर हमें लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जा रहा है, तो फिर उसकी सुरक्षा की, उसकी सामाजिक सरोकारों की जिम्मेदारी लेना भी सरकार की ही जिम्मेदारी है, और सरकार अपने इस प्रभाव का इस्तेमाल करे ताकि पत्रकार फील्ड में सुरक्षित महसूस करे और ईमानदारी से अपना काम कर सके। तो मैं अपनी बात को ये कहकर ही फिलहाल अभी खत्म करना चाहूंगा। जी बिल्कुल, मैं सुशील जी से पूछना चाहूंगा। सुशील जी, क्या आपको नहीं लगता है कि आज के टाइम में जिस तरह से हम लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, फील्ड में आपका और मेरा मुलाकात करना भी हो पाता है, लेकिन आज क्योंकि एक पब्लिक फोरम पे हम लोग जुड़े हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि जिस तरह के हालात फील्ड में हैं, और आपने तो 15 साल का आपका अनुभव हो गया है, 15 साल पहले की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता को कैसे आप कंपेयर करना चाहेंगे? ललित जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारी मुलाकात फील्ड होती रहती है, लेकिन कोरोना की वजह से थोड़ी कम हो पा रही है। 15 साल में बहुत कुछ सामाजिक सुरक्षा के लिए नहीं बदला है। कुछ एक राज्य सरकारों को हम ले लें तो, जिसमें पश्चिम बंगाल है या छत्तीसगढ़ है, उन्होंने कुछ मामले सामाजिक सुरक्षा के लिए कुछ कानून, कुछ योजनाएं लेके आए हैं। तो बिल्कुल मैं आपकी उस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि ये सरकार का ही काम है कि हमें सुरक्षा दे, और जो हमें चौथा खंभा कहा जाता है लोकतंत्र का, तो पूरी सुरक्षा मुहैया कराए। मेरा कहने का तात्पर्य जो मैं ये कह रहा था कि हम अपने स्तर पर कर सकते हैं, मेरा कहने का ये कहना मतलब था कि हम हमेशा सरकार को कहते रहते हैं, जो कहना भी चाहिए, लेकिन हमें थोड़ा बहुत एकजुटता दिखानी होगी। कुछ फंड क्रिएट करने के लिए कुछ फंड क्रिएट किया जा सकता है, छोटी छोटी चीजों के लिए, छोटे छोटे अमाउंट देके, तो ये हो सकता है थोड़ा बहुत, बड़े स्तर पर नहीं हो सकता। आप सही कह रहे हैं। जैसे कस्बों के पत्रकारों की आपने कही, मैंने एक उदाहरण बताया था अपने शुरुआती व्याख्यान में कि वहां पे कैसे उनको प्रॉब्लम हो रही है, कैसे उन्हें किराए खुद अपनी जेब से भरने पड़ रहे हैं दफ्तरों के। तो ये सही है। और जहां तक मैंने आपका सवाल है कि 15 साल में क्या बदला है, तो उसको लेके तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं बदला है। जी बिल्कुल। जी मैं निर्भय जी से पूछना चाहूंगा कि जैसे ललित कांडपाल जी ने कहा कि कोई पत्रकार रिपोर्टिंग करते हुए उसकी मौत हो जाती है, और सरकार या संस्था कितना उसके लिए आगे, उसके भविष्य, उसके परिवार के लिए कितना, उसके कल्याण के लिए कितना काम करती है।
तो इस बारे में सरकार को क्या करना चाहिए, किस तरह से हम जो पत्रकार की जो हम एसोसिएशंस हैं, जो संस्थाएं पत्रकार कल्याण के लिए बनी हुई है, हम लोग कैसे इस पे एक मजबूत पहल, एक संबल पहल हम शुरू कर सकते हैं? निर्भय जी। मुझे लगता है कि क्राउड फंडिंग वगैरह ये तो सारा चीज ठीक है, काफी अच्छा है, नो डाउट। अभी कुछ समय से मैं देख रहा हूँ कि हम लोगों की यूनिटी भी काफी अच्छी दिख रही है, लेकिन जैसा ललित जी ने बताया कि कुछ केसों में ही दिख रही है। अगर आप नेशन वाइड बात करें तो नेशन वाइड अब छत्तीसगढ़ में कब किसकी क्या हत्या हो जाती है हमें नहीं पता चलता है। तरुण का केस था, तरुण हमारे साथ था, तरुण दिल्ली में हमारे साथ कंटिन्यू काम कर रहा था, इसलिए तरुण का हुआ। लेकिन क्राउड फंडिंग के बावजूद भी उसकी फैमिली को कोई बहुत ज्यादा मदद नहीं हो पाई। जस्ट बहुत देर। अब सवाल आता है सरकार का, तो प्रेस कोई पहली बात नहीं हो रही है, ये मुद्दा कोई नया नहीं है, ऑलरेडी डॉक्यूमेंट में सब कुछ है। भारत सरकार के नियमों में पेंशन का भी योजना है, भारत सरकार के नियमों में पत्रकार की मौत होने के बावजूद जो सूचना एवं प्रेस प्रसारण मंत्रालय से जो मदद देनी चाहिए परिवार को, वो भी सब कुछ है। लेकिन सवाल है नियत का, सवाल है करने का। सरकार की नियत शुरू से ही कभी भी मीडिया का बस काम उन्होंने बस केवल मीडिया को राजनीति से ही जोड़ के रखा, ना इसके आगे कोई बात की, ना आज कोई बात कर रहे, ना आगे भी मेरे को कोई बहुत ज्यादा इनसे उम्मीद नहीं है। अब जो कि हमारा प्रेस परिषद है, ऑलरेडी प्रेस काउंसिल वगैरह की हम बात करते हैं, क्योंकि प्रेस क्लब वगैरह ये सब वो चीजों में नहीं आते हैं। तो अब हम प्रेस परिषद की बात करें तो ये काम हमारे प्रेस परिषद का है कि प्रेस काउंसिल उस चीज को रिप्रेजेंट करे, जो कि नहीं कर पा रहा है। हम काउंसिल के ऊपर डिपेंड करते हैं। काउंसिल में आज कौन है हमें नहीं पता है। काउंसिल में रिटायर्ड जज आते हैं, कब चले जाते हैं, क्या करते हैं वो साल 2 साल, वो हमें नहीं पता है। हम जब जर्नलिज्म पढ़ते हैं तो हम प्रेस लॉ को हमें कूट कूट के पढ़ाया जाता है कि आप प्रेस लॉ पढ़ो, प्रेस लॉ पढ़ो। ठीक है, हम सारे कानून पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारे कानून कौन पढ़ेगा? हमारे कानून की तो कोई रिप्रेजेंट करेगा। भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि पत्रकारों को लेके ठोस गाइडलाइन पूरे ऑल ओवर इंडिया में देनी चाहिए। आपको हर स्टेट पे बैठ के ये पैरवी करना चाहिए, बाकायदा पेंशन भी होनी चाहिए, और कुछ कुछ जगहों पे है भी। जैसे मैं मध्य प्रदेश का आपको उदाहरण देता हूँ, मध्य प्रदेश में श्रमजीवी पत्रकारों का काफी अच्छा है, वहां पेंशन है। उत्तर प्रदेश में इनफैक्ट है। अब उसमें भी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है एक्रीडेशन वाला। मेरा मानना ये है कि सरकार हमेशा ना हर चीज का एक अलग ही मानक से तोलने लग जाती है। एक पत्रकार है जो 5 साल 10 साल दिल्ली में काम कर रहा है, लेकिन वो बेचारा सिर्फ और सिर्फ फ्रीलांसर है, उसका काम कर रहा है, अपनी वेबसाइट के लिए काम कर रहा है, कुछ कर रहा है, उसका एक्रीडेशन नहीं है, दैट मीन वो मान्यता प्राप्त नहीं है। कल को वो अगर फील्ड में मर जाता है तो कोई लेना देना नहीं है। तो ये तो कोई सिस्टम हुआ नहीं। जब हेल्थ केयर की हम बात करते हैं आज की डेट में, तो कोरोना वॉरियर्स की बात करते हैं, तो चाहे फिर आप कह रहे हो चाहे ठेके पे हो चाहे जी परमानेंट हो, हम तो जी उसको पूरा कोरोना वॉरियर मानते हैं। तो फिर आप जर्नलिस्ट को कोरोना वॉरियर क्यों नहीं मानते हो? फिर चाहे वो ठेके पे हो चाहे परमानेंट हो, व्हाटएवर, चाहे वो एक्रीडेशन हो ना हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। दूसरी चीज कि वो जो जब फैमिली किसी पत्रकार की डेथ होती है तो बकायदा ये नॉर्म्स में है कि सरकार चाहे, लेकिन वो राजनीति हमेशा उस पर हावी रहती है कि सरकार चाहे तो 10 लाख भी दे सकती है, 20 लाख भी दे सकती है, 1 करोड़ भी दे सकती है, 10 करोड़ भी दे सकती है, वो सरकार के ऊपर डिपेंड है। लेकिन दिक्कत क्या है कि उसमें कभी भी जस्टिफाई नहीं किया कि ये चीज इतनी मदद मिलनी चाहिए परिवार को, इतने इसका अगर नॉमिनेट ये है तो इसको ये चीज देनी चाहिए। जिंदगी भर अभी तक मैं तो शुरुआत से देखता आ रहा हूँ, मैं तो प्रेस लॉ भी काफी पढ़ा है, नंद किशोर त्रिका हमारे माखनलाल यूनिवर्सिटी में हमें पढ़ाते थे और काफी सीनियर जर्नलिस्ट भी वो रहे हैं, तो उनका प्रेस लॉ काफी अच्छा भी है, वो बुक मार्केट में भी अवेलेबल है। तो कहने का मतलब है कि हमने प्रेस लॉ सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन हमारी कोई समस्या सुनने वाला नहीं। अब संस्थाओं की अगर हम बात करते हैं तो ये सभी को पता है, ये अंडरस्टूड वाली बात है कि बनियों की दुकान से आप अवॉइड नहीं कर सकते। मैं भी किसी कंपनी में हूँ, लेकिन मैं उस चीज को अवॉइड नहीं कर रहा हूँ, कुछ मना नहीं कर रहा हूँ उस चीज से, और ये एक ना फैक्ट हो गया है। अब वो आदर्श वाली, समाज सुधारने वाली, देश सुधारने वाली वो सारी बातें तो एकदम गायब हो चुकी हैं। अब बस ये है कि भाई अपने अपनी गृहस्थी देखो और आगे बढ़ो, है ना। तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन बहुत सारी चीजें बता रही है, बयां कर रही है ये। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, एक बकायदा एक संगठन बनना चाहिए। अगर वो जो भी है, जो अभी तक जो बने वो भी कुछ खास तो कर नहीं पाए, अब जो बने वो कम से कम इतनी ईमानदारी शुरुआत से लेके चले
कि हमारा जो मोटो है, जिस मोटो को, जिस उद्देश्य को लेके हम ये संगठन बना रहे हैं, कम से कम वो उद्देश्य हम पूरा कर दें। तो अगर ऐसा संगठन कोई बनता है तो सबसे पहले मेरी सहभागिता उसमें सबसे आगे रहेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद निर्भय। मैं विकास जी से पूछना चाहूंगा कि आपने काफी समय, मतलब आपका काफी बड़ा अनुभव है पत्रकारिता का, और जो निर्भय ने भी बात करी कि तमाम संस्थाएं हैं जो पहले से ही बनी हुई हैं, कौन आता है, उसका कौन हेड है, कौन जा रहा है, कुछ पता नहीं है। तो इन तमाम चीजों को अगर हम ध्यान दें तो क्या ये संस्थाएं जो बन चुकी हैं या जिसके बारे में हम मीडिया काउंसिल की बात करें जो आने वाले समय में बनने की संभावनाएं हैं, कितनी कारगर सिद्ध होंगी? जो पत्रकार के सामाजिक सुरक्षा की हम बात कर रहे हैं, उस दिशा में कितनी कारगर साबित होंगी? आपकी क्या राय है? ब्रजेश जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो बात परीक्षित ने कही मैं उसी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा कि देखिए, सबसे बड़ी कमी जो है वो है पत्रकारों में एकता की कमी है। सबसे पहले पत्रकारों में बहुत बड़ा डिवीजन है, बड़े पत्रकार, छोटे पत्रकार, एक्रीडेटेड पत्रकार, नॉन एक्रीडेटेड पत्रकार। एक्रीडेशन कितने लोगों को मिल पाता है? किसी भी एक बहुत नामी संस्था हो, बहुत एस्टैब्लिश संस्था हो, उसमें भी कितने पत्रकारों को एक्रीडेशन मिल पाता है? गिने चुने। ऐसे में जो छोटे संस्थान हैं या लोग जो स्वयंभू पत्रकार हैं, जो अपने तौर पे फ्रीलांस कर रहे हैं, जो अपनी वेबसाइट चला रहे हैं या साप्ताहिक अखबार निकाल रहे हैं या जो ठेके पे काम कर रहे हैं, वैसे पत्रकारों का क्या होगा? इसके अलावा जो बड़े स्थापित संस्थान हैं, बल्कि पूरे पत्रकारिता क्षेत्र में एक शब्द जो है, और वो शब्द जो है बहुत ज्यादा चलन में, फर्जी। बहुत आसानी से लोग किसी को भी कह देते हैं, अरे यार वो तो फर्जी है। और यही शब्द पत्रकार को की गरिमा को पददलित कर रहा है, धूल धूसरित कर रहा है। यही वजह है कि आज जितनी आसानी से पहले लोग सरकारी ऑफिसरों को, नेता को, बल्कि नेता कहना जो एक गाली का पर्याय बन गया था, अब वही स्थिति पत्रकारों की है, और ये स्थिति खुद पत्रकारों ने बनाई है। सपोज अगर आज मैंने कोई एक खबर की जिसमें किसी भी अधिकारी पे उंगली उठती हो या सवाल के निशाने पे वो खड़े होते हैं, तो उनके आसपास के जो लोग होते हैं, उनमें कुछ पत्रकार भी होते हैं, वो फौरन से कह देते हैं, अरे किसकी बात कर रहे हो, तो फर्जी है। जब हमारे खुद के अंदर इतना बड़ा विभाजन हो तो फिर हमारी बात कौन सुनेगा और क्यों सुनेगा? हमें तोड़ना तो बहुत आसान है। ऐसे में जो भी पत्रकारों के लिए संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में भी वही हो रहा है जो आजकल बरसात के बाद जो कुकुरमुत्ते उगाते हैं, उस तरीके से हमारे देश में राजनीतिक पार्टियां उगी हुई हैं, उसी तरह से एनजीओ उगे हुए हैं, और उसी तरीके से पत्रकारिता को लेकर भी संस्थाएं उगी हुई, जिनको खुद भी नहीं पता कि उन्हें क्या करना चाहिए। ऐसे लोगों का सिर्फ और सिर्फ, ऐसी संस्थाओं का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होता है, लॉबिंग करना। जो आसपास के कुछ लोग हैं उनका एक फोकस बनाना, और जो समाज के प्रतिष्ठित या प्रभावशाली लोग हैं वो उनको किस तरीके से प्रभाव उन पे डाल के अपना हित साध सकते हैं। माफ कीजिएगा अगर मैं गलत कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे इन संस्थाओं से अभी तक कोई भी वैसा वास्ता नहीं रहा है, लेकिन मुझे जो दिखता है कि ये जितने भी पत्रकारों के नाम पे जितनी भी संस्थाएं हैं, मैंने आज तक 15 साल के करियर में मैंने किसी भी संस्था से कोई भी ऐसा मुझे पढ़ने सुनने में बात कर दी हो, पत्रकारों के लिए कोई बड़ी अच्छी सोच उन्होंने बनाई हो, मुझे आज तक नजर नहीं आता। और मुझे उम्मीद भी नहीं है, दूर दूर तक उम्मीद नहीं है कि शायद भविष्य में भी ऐसा कुछ होगा, क्योंकि हम खुद बटे हुए हैं, और जब तक हम बटे हुए रहेंगे और जब तक हमारा नेतृत्व वो मठाधीश करते रहेंगे, क्योंकि ऐसे संस्थानों में जो ठीक ठाक के संस्थान हैं उनमें मठाधीश बैठे हुए हैं जिनका अपना एजेंडा होता है। तो जो जब तक ये एजेंडा वाले लोग बैठे हुए हैं, तब तक आगे भविष्य में भी कोई भी संस्था पत्रकारों के लिए कुछ भी नहीं करने वाली है। सिर्फ हम ठगे जाएंगे, अभी तक ठगे जाते रहे, आगे भी ठगे जाते रहे।
विकास जी की बात पर मैं 2 लाइनें जरूर कहना चाहता हूँ। मेरी आवाज आ रही है भट्ट जी? जी आ रही, बोलिए सर। विकास जी, आपने बहुत ही अहम बात कही कि आखिर फर्जी पत्रकार, ये वो बहुत ही जेन्युइन समस्या है ये इस वक्त हमारे फील्ड की, कि हमारे फील्ड में इस वक्त ये शब्द बहुत प्रचलन में है। लेकिन विकास जी, हमको ये भी तय करना पड़ेगा कि आखिर पत्रकार कौन बनेगा, पत्रकार की योग्यता क्या होगी। क्या कोई भी आकर पत्रकार बन सकता है? क्या कोई भी आईडी, कैमरा, पेन, पेपर, कॉपी ले लेने से पत्रकार बन जाएगा? इस फील्ड में आने के लिए ना तो कोई योग्यता है, ना इस फील्ड की कोई परिभाषा है कि आखिर पत्रकार कौन होगा। हमने देखा है हर फील्ड के लिए कोई ना कोई ऐसा मानक होता है कि जहां पर उसको बनने के लिए उसको ये करना होता है कि उसकी कम से कम ये डिग्री होनी चाहिए, उसकी कम से कम ये योग्यता होनी चाहिए, तभी वो बन सकता है। लेकिन इस फील्ड का दुर्भाग्य ये है कि यहाँ पर कोई योग्यता नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है, और नतीजा ये हो रहा है कि जिसको देखो वो एक आईडी और कैमरा पकड़ के तुरंत पत्रकार बन जाता है। और इसीलिए ये सवाल पैदा होता है कि फर्जी पत्रकार है, असली पत्रकार है। जब एक पत्रकार को किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल ही पूछना नहीं आएगा, जब एक पत्रकार को पत्रकारिता के नियमों का ही पालन नहीं करना आएगा, तो फिर वो कैसा पत्रकार है? तो पहले तो हमें अपने लिए सेल्फ रेगुलेशन बनाना पड़ेगा कि ताकि हम ये तय तो करें कि कौन पत्रकार होगा और कौन पत्रकार नहीं होगा। जब तक हम यही तय नहीं कर पाएंगे कि कौन पत्रकार होगा और कौन नहीं होगा, तब तक तो ये आरोप लगने ही लगने हैं। और जिस दिन मुझे लगता है, जिस दिन ये एक स्ट्रक्चर्ड तरीके में आ जाएगा, उस दिन हम ये जो बार बार ये शिकायत करते हैं कि हमारे उसमें एकता नहीं है, हमारे इसमें ये नहीं है, उस दिन इसमें बहुत बड़ी छटनी हो जाएगी। और उसके बाद हम सब में वो एकता का भाव भी आएगा, मुझे लगता है। क्योंकि जब तक हम सब लोगों को, क्योंकि आज की डेट में कोई एक दूसरे को पत्रकार मारने को तैयार ही नहीं है। अगर मैं अपने साथ के कुछ लोगों के साथ पत्रकारिता करता हूँ, तो मैं केवल उन्हीं को ईमानदारी भरी नजरों से देखता हूँ। बाकी को मुझे लगता है यार ये तो कहाँ से आ गया, ये कोट पहन के कहाँ से आ गया, ये कुर्ता पहन के कहाँ से आ गया, मेरे मन में अचानक से ख्याल आ जाता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर वो किसी हमारे एक प्रॉपर तरीके से एक चैनल बने, जिसके जरिए ही कोई पत्रकार बने, तो मुझे लगता है कि वो एक सही तरीका होगा। और भट्ट जी, मुझे अब अनुमति दीजिए, मेरा ऑफिस से बार बार एक लाइव के लिए फोन आ रहा है। विकास जी, आप मेरा ये पॉइंट है, अगर आपको ठीक लगा हो तो ठीक, अन्यथा जैसा भी आपका विचार हो आप कहिएगा उसके बाद। जी बिल्कुल ललित भाई, आप जा रहे हैं, वरना मैं अपना जो जवाब आप तक जरूर पहुंचा। आपका जवाब मैं सुन लूंगा, आप बताइए। आपने बहुत वाजिब सवाल उठाया है ललित भाई। आपने जिस तरीके की बात करी है वो बिल्कुल है कि हमारे यहाँ कोई क्राइटेरिया ही नहीं है कि आखिर किसको पत्रकार कहा जाए, कौन पत्रकार बन सकता है। लेकिन इसके लिए भी गलती किसकी है? अगर आप किसी अखबार का रजिस्ट्रेशन करा, एक अखबार शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक प्रोसेस है। सरकार के पास जाके आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है, आपको क्लियरेंस लेने होते हैं। उसी तरीके से आप न्यूज चैनल शुरू करना चाहें तो उसके लिए भी है। लेकिन वो जो प्रोसेस है, उन प्रोसेस में जो खामियां हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं खामियों का फायदा उठाकर इस तरीके के लोग इस पेशे में आ रहे हैं और इस पेशे को गंदा कर रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी तो सीधी सीधे सरकार की है कि जो उन्होंने पहले से नियम बनाए हुए हैं, कम से कम नए नियम ना बनाए, लेकिन पहले से जो नियम बनाए हुए हैं अगर उसी का सख्ती से पालन कर लें तो ये समस्या बहुत हद तक कम हो जाएगी। विकास जी, इस पे मैं आपको कुछ कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं इस पेशे में बाहर से आई हूँ। मैंने ना जर्नलिज्म की पढ़ाई करी है और ना ही मेरा जर्नलिज्म से कोई ऐसा नाता था यहाँ आने से पहले। पर इसका मतलब ये नहीं है कि फर्जी हो गए, क्योंकि जब से यहाँ एक पत्रकार मेरे ख्याल से अपनी पढ़ाई से ज्यादा अपने जज्बे से पत्रकार बनता है। वो किस हद तक अपने आप को कहते हैं ना, आपको जलना चाहता है, इस उन स्टोरी
पे काम करना चाहता है, एक ऐसा और ऐसा भी आ सकता है। मैं कई लोगों को ऐसे कुछ जानती हूँ जो इस प्रोफेशन में आके शायद 2 दिन भी नहीं टिक पाएंगे। ये बहुत मुश्किल प्रोफेशन है और बहुत, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, मैं और मेरे पति बिल्कुल अलग अलग तरीके की जॉब करते हैं। मैं जर्नलिस्ट हूँ, वो अपना IT कंपनी में है। पिछले 5 महीने से हम लोग घर पे हैं। फरवरी में राइट्स के टाइम से मेरा बहुत एक अलग तरीके से काम चल रहा है। मुझे रात को 12 बजे भी मैसेज आ जाता है, आपको भी स्टोरी देनी है। मैं रात को खाना खाने बैठती हूँ, मुझे मैसेज आ जाता है, क्योंकि मैं एक एजेंसी के लिए काम करती हूँ। उनको 15 मिनट में स्टोरी चाहिए होती है कि आप अभी भेजिए। मैं खाना छोड़ के जाती हूँ, स्टोरी भेजती हूँ, जब तक आती हूँ अकेले बैठ के खाना खाती हूँ। तो ये चीजें कर पाना बहुत मुश्किल है। ये हम कर पा रहे हैं, हर कोई नहीं कर सकता है। तो ये कहना कि कोई भी उठ के पत्रकार बन जाता है, कोई बन तो पाएगा लेकिन टिक तभी पाएगा जब उसके अंदर वो जज्बा है। तो वो फिल्टरिंग अपने आप होती जाती है। तो आई थिंक यहाँ पे हम इसके बाद, अब मैं 2 चीजें जो अभी हमारी डिस्कशन चल रही थी उन पे बात करना चाहूंगी। एक है फ्रीलांसर्स। बिल्कुल सही बात है, फ्रीलांसर्स के पास कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। मैं अगर आज स्टोरी दे रही हूँ तो मेरा एक बिल जनरेट होता है कि हाँ मैंने आज ये स्टोरी दी है, ये मेरा बिल बना है। पर अगर मैं इस महीने स्टोरी ना करूँ या मुझसे कोई स्टोरी ना ली जाए, अगले महीने मेरी जेब में एक भी रुपया नहीं आएगा, मेरे पास कोई पैसा नहीं आएगा। ना हमारे पास कोई PF है, ना कोई ग्रेच्युटी है। इस सब के बाद भी हम लोग अपनी लाइफ उतनी ही रिस्क में डाल रहे हैं। फ्रीलांसर्स भी उतना ही फील्ड पे जाके उतना ही रिस्क ले रहे हैं। चाहे कोरोना के टाइम पे मैं 10 बार गई हूँ, फोटोज लेने गई हूँ, स्टोरीज करने गई हूँ, उतना ही रिस्क में डाले हैं। राइट्स के टाइम पे पूरा 10 दिन हम लोग गए, ले हमारे पास तो वो सिक्योरिटी भी नहीं है। तो फ्रीलांसर्स के लिए भी मुझे लगता है, जब भी हम लोग बात करते हैं, हम एक्रेडिशन की बात करते हैं या नॉन एक्रेडिशन की जो फुल स्टाफर्स हैं, उनके लिए भी हम बात करते हैं कि कुछ होना चाहिए। फ्रीलांसर्स के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है। मैं काफी ऐसे फ्रीलांस जर्नलिस्ट को जानती हूँ जिन्होंने लास्ट ईयर कश्मीर जाकर कुछ अच्छे स्टोरीज की है, इंटरनेशनल मीडिया में वो स्टोरीज हिट भी हुए, लेकिन वो सिर्फ तब तक न्यूज में थे जब तक उनकी वो बायलाइन थी। उसके बाद उन्हें किसी ने जॉब नहीं पूछा, उसके बाद किसी ने उन्हें नहीं पूछा। तो ऐसे में क्या, उन्होंने भी तो अपनी लाइफ के साथ रिस्क लिए वहां जाकर। और दूसरी चीज ये है, एक जर्नलिस्ट हमेशा मानसिक तनाव में रहता है, जो हम लोग सब फेस करते हैं। हम लोग दिन रात, देखिए हम लोग के करियर में ऐसा होता है कि कोई पॉजिटिव स्टोरी तो शायद हम 15 दिन महीने में एक लिखते होंगे, लेकिन नेगेटिव स्टोरी, कोरोना में कितनी मौतें हुई, हम लोग सब रोज लिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं चाहे हम खुद से नॉर्मल हो भी जाएं, हमारा माइंड उसको बैकएंड में कहीं ना कहीं स्टोर करता जाता है। इतनी नेगेटिव न्यूज रोज, इतनी मौतें हो रही हैं, इतने केसेस बढ़ रहे हैं। इंडिया चाइना में जो हुआ वो हम लोगों ने रोज लिखा, वहां पे इतने सोल्जर्स मरे, रोज की हमारी नेगेटिव न्यूज है और वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर बैठती जाती है और वो तनाव का कारण बनती है, जो तरुण सिसोदिया के केस में भी हुआ। तो मुझे लगता है कि एक हम लोगों के लिए एक आर्थिक जो भी हेल्प मिलनी चाहिए, दूसरा कहीं ना कहीं एक ऐसा सेटअप होना चाहिए जहां पे जब हम अंदर से इस तरीके से भर जाएं तो हम जाके बात कर पाए, कोई हमें वो कंसल्ट कर पाए, किसी से कोई इस तरीके का भी आई थिंक एक सेटअप होना चाहिए जर्नलिस्ट की हेल्प के लिए। और दूसरी बात ये है, हमने शुरू से जब से ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करी है, हम लोग जर्नलिस्ट पे फोकस कर रहे हैं। मुझे लगता है हमारे फोटोग्राफर्स, हमारे कैमरामैन, वो भी उतने ही या ज्यादा रिस्क में हैं। हम लोग फिर भी कभी ऐसा हो सकता है हफ्ते में एक दिन घर से बैठ के भी काम कर लेंगे। फोटोग्राफर को, वीडियोग्राफर को हमेशा फील्ड पे रहना पड़ता है। एंड ज्यादातर जो मैंने देखा है, ये वीडियोग्राफर, कैमरामैन, फोटोग्राफर ज्यादा एज के होते हैं, तो उनके लिए हमें जरूर देखना चाहिए और उनको भी हमें अपनी इस चर्चा में लाना चाहिए। मैं चिन्ना जी के एक बात का जवाब दे दूं कि ललित जी ने और मैंने जो बात करी थी पत्रकारों के लिए क्राइटेरिया की, वो चीना आप जैसे लोगों के लिए नहीं है। आप आई हैं और इसमें अगर सरवाइव कर रही हैं तो निश्चित तौर पे आप उसकी हकदार हैं।
आप में वो क्षमता है, इसलिए आप इसमें सरवाइव कर रही हैं। हमने जो सवाल उठाए थे वैसे लोगों के लिए उठाए थे जो 500 रुपए और 200 रुपए में आई कार्ड बनवा के खुद को पत्रकार साबित करने लगते हैं और उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। जी प्रजेश जी, अब आप अपनी बात पूरी करें। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। चीना ने बहुत महत्वपूर्ण बात रखी है कि वीडियोग्राफर, कैमरामैन, सभी की हम बात करें। नारद संचार वही मंच है जो मीडिया से संबंधित सभी लोगों को, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो एडिटर हो, चाहे वो कैमरामैन हो, वीडियोग्राफर हो, ये परिकल्पना इसीलिए हमने रखी है कि हम कम से कम संवाद कर पाए, आपस में परस्पर संवाद कर पाए। हमें पता लगे, इस माध्यम से लोगों को पता लगे कि क्या समस्याएं हैं मीडिया के बीच में, जिनको हम लाइमलाइट का जॉब बोलते हैं। लोग सोचते हैं अरे वाह, ये तो मीडिया में है, ये बड़ा आदमी है, बहुत पैसे वाला है। ऐसा नहीं है, बहुत मुश्किलों में है मीडिया, इसलिए नारद संचार का परिकल्पना ये संगठन बना है। तो मैं, समय की हमारे पास थोड़ी समय सीमा है, मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा, अगर एक एक मिनट के संक्षिप्त में आज के इस परिचर्चा को आप लोग अपने विचार से बताएं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या सलाह है। हमें सरकार के पास जाना चाहिए, हमें राज्य सरकार के पास जाना चाहिए, या हम संस्थाओं को प्रश्न पूछें, ऐसा क्या करना चाहिए? क्या सलाह आप देना चाहेंगे नारद संचार को? क्या सलाह आप देना चाहेंगे हमारे देखने वाले दर्शकों को, ताकि वो मीडिया की समस्याओं को समझ सके? निर्भय जी। धन्यवाद ब्रजेश जी। मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे टॉपिक को अगर एक आसान भाषा में हम बात करें तो सबसे सटीक बात है कि एक प्रॉपर सिस्टम बनना है। मीडिया शुरुआत से जिस तरीके से रहा है, मैं बता रहा हूँ ना कि वोट बैंकिंग और राजनीति के चलते सरकार ने कभी भी ये सोचा नहीं और ना कभी सोचने की ये कोशिश की कि मीडिया में हम जो है कुछ बदलाव लेके आ सकते हैं। मैं सरकार के पास बार बार इसलिए जा रहा हूँ कि एकमात्र पूरे देश में वही है जो एक सिस्टमेटिक कुछ चीजें कर सकती है। ना मैं कर सकता हूँ, ना कोई और कर सकता है, केवल सरकार कर सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं सरकार की दखलंदाजी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बात कर रहा हूँ कि जो छोटे छोटे जो मानक है वो एक तय किए जाएं। जैसे कि अभी जो बात हो रही थी सर्टिफिकेट की और डिग्री की, वो सही है, वो होना भी चाहिए, मैं उस चीज को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन वो ऑलरेडी है। आप दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, बेंगलुरु की बात करें, हैदराबाद की बात करें, जितने भी मीडिया संस्थान हैं सभी के सभी डिग्री वालों को ही रखते हैं। ऐसा नहीं है नाइन्थ पास या हाई स्कूल फेल या 10वीं वाले इनको सबको रख रहे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ बाहर के लोग रहते हैं, वो भी हमें इशू आते हैं, जो कि हर जगह होते हैं, हर फील्ड में होते हैं, उसको इतना ज्यादा वो मुझे नहीं लगता तवज्जो देने की जरूरत है। कहने का मतलब ये है कि प्रेस परिषद हमारा इंडिया में बाकायदा वर्षों से है, वर्षों से भारत सरकार भी है। इन दोनों की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि तसल्ली से अपने पास बैठें, शांति से कुछ ना कुछ पॉइंट निकालें, उसमें वरीयता रखें कि पत्रकार मतलब फिर चाहे वीडियोग्राफर हो, फोटोग्राफर हो, रिपोर्टर हो, एडिटर हो, सब एडिटर हो, ठीक है, इन लोगों को शामिल किया जाए। इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, इनको कितना पेंशन मिलना चाहिए, इनका वेतन क्या होना चाहिए, ठीक है। श्रम कानून में ला दिया है हमको, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ उसका, उन चीजों पे भी गौर करना चाहिए। जो मजीठिया जो हम शुरुआत से सुनते सुनते आ रहे हैं, मैं तो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे मेरी पूरी उम्र निकल जाएगी मजीठिया का नाम सुनते सुनते ही। तो उस टॉपिक पे भी एक काम होना चाहिए, है ना। तो ओवरऑल ये है कि एक, और साथ में हम जो रिपोर्टर्स हैं, हम जो डेली वर्किंग वाले हैं, हमारा भी एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, एक ऐसा संगठन हो जाना चाहिए जो इन दोनों पे वॉचडॉग की तरह काम करे। ये प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये पता चला कि ये दोनों सियासी अपने दाव पेच में लगे हुए हैं और हम यहाँ चर्चा कर करके अपना भी समय खराब कर रहे हैं और लोगों को भी तरह तरह की बातें करके भ्रमित कर रहे हैं ओवरऑल। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉपर सिस्टमेटिक काम होना चाहिए, हम लोगों को उसकी आवाज उठानी चाहिए और सरकार पे पूरा दबाव बनाना चाहिए कि आपको इन चीजों पे काम करना है। जी धन्यवाद निर्भय। मैं चीना जी से अनुरोध करूंगा, आप कृपया अपनी संक्षेप में राय रखें। मैं यहाँ पे आई थिंक एक उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती हूँ, फोटोग्राफर भी हूँ, बाहर से भी आई हूँ और फ्रीलांसर भी हूँ। तो मुझे लगता है कि जो भी हम ये कमेटी या ये एक सेटअप बनाएंगे, इसमें आई थिंक ये जो ग्रुप है इनको भी हमें पूरा उतना ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। फ्रीलांसर्स के लिए अभी तक मैंने कोई ऐसी जगह नहीं देखी है जहाँ पे उनको कंसीडर किया जाए।
तो जैसे एक इंडियन विमेन्स प्रेस क्लब का एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है, अगर आप उनके मेंबर्स बनना चाहते हैं, वो ये नहीं पूछते हैं आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन में हैं, क्या है, वो सिर्फ आपसे ये पूछते हैं पीछे 3 महीने में या 6 महीने में अगर आपकी कोई बायलाइंस हैं, आप वो हमें ला के दे दीजिए। तो आई थिंक वो हम क्राइटेरिया रख सकते हैं, उससे हमें ये होगा कि जो लोग भी काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं, पर वो काम कर रहे हैं, उनको हम इसका मेंबर बनाएं। दूसरा, जैसा मैंने कहा, फोटोग्राफर्स, कैमरामैन, जिन्हें हम दादा लोग बोलते हैं, उन सबको भी इसका पार्ट उतना ही बनाना चाहिए। उन सबको भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी कोई ना कोई उनका भी एक मेंबर होना चाहिए। और बाकी तीसरी मेरी बात वही रहेगी कि हमें एक जर्नलिस्ट के, एक फोटोग्राफर मेंटल इलनेस से रिलेटेड भी हमें कुछ स्टेप लेने चाहिए कि उनको वो मानसिक तनाव ना रहे और वो टेंशन, वो नेगेटिविटी, वो प्रेशर लेके वो घर वापस ना जाए। तरुण का केस दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। मैं विकास जी से अनुरोध करूंगा, कृपया आप अपनी राय रखें अंत में। जी ब्रजेश जी, इस चर्चा में सभी लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दिए हैं और उन सभी को शामिल करना चाहिए, मेरा तो ऐसा सुझाव है। और पत्रकारिता चूंकि एक टीम वर्क है, अकेले केवल पत्रकार ही पूरी पत्रकारिता के लिए जिम्मेवार नहीं होता, उसमें फोटोग्राफर्स भी हैं, एडिटर्स भी हैं, कॉपी राइटर्स भी हैं, सारे हैं। तो ये सबके लिए लागू होना चाहिए। और जो सुझाव इसमें आए, जैसे मेडिकल इंश्योरेंस की बात हो या फिर पेंशन की बात हो, जॉब सिक्योरिटी की बात हो, परीक्षित भाई ने जो बात कही कि हमारे अंदर इतनी कुव्वत होनी चाहिए कि हम प्रेस परिषद और सरकार पे भी इस तरीके का रख सके कि वो इन चीजों को सही तरीके से ऑपरेट कर सके। तो मुझे लगता है ये सारे सुझाव बहुत अच्छे हैं और अगर इन पे काम हो तो शायद जो पत्रकारों की स्थिति है भविष्य में वो सुधर सके। सुशील जी। मैं तो अंत में यही कहूंगा कि नार की वजह से इतने अच्छे सारे जो सुझाव हैं सभी के, उन्हें सब आगे जो भी कोई संस्था बने या जो संस्था हैं उन तक ये बातें पहुंचाई जाएं तो अच्छा रहेगा। सरकार, संस्थाएं सभी मिलकर पत्रकारों के लिए काम करें तो सबसे बेहतर तो यही होगा। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसा हो पाएगा, क्योंकि हम जैसे परीक्षित भाई ने कहा कि मजीठिया का नाम मैं कब से, तो हम भी सुन रहे हैं लगातार मजीठिया का नाम, और वो लागू नहीं हुआ। वो सरकार ने ही उसकी संस्कृति थी वो दी थी और वो कभी लागू नहीं हुआ, और अगला आएगा वो भी लागू नहीं होगा शायद। धन्यवाद। मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। मीडिया की सामाजिक सुरक्षा पर नारद संचार कई समय से कार्य कर रहा है, परिचर्चाओं का आयोजन कर रहा है, और हमने एक बात महसूस करी है। हमने एक बात महसूस करी है, मीडिया की एकता ही सबसे बड़ा बल है। आज अगर मीडिया एक हो जाए, एक सुर में बात करे, तो ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान न हो। इसी के साथ मैं हमारे प्रतिभागी परीक्षित निर्भय, चीना कपूर जी, विकास कुमार जी, सुशील राघव जी और ललित कांडपाल जी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। मीडिया से जुड़े मुद्दों पर हमारे अगले कार्यक्रम तक मैं आपकी अनुमति चाहता हूं। नमस्कार।